हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अभी तक अपन लोगों ने न्यूक्लियर नाभिक में जितना भी अपन लोग पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड आज अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि अपन लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे अपन कर चुके हैं अभी तक। ठीक, तो जो सबसे पहला फॉर्मूला अपन लोगों ने डिस्कस करा था वो रेडियस से रिलेटेड डिस्कस करा था, और वो फॉर्मूला था आप लोगों के पास R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक, इसमें जो ए अपन लोगों के पास होता है आर नॉट अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या था, कांस्टेंट था, और इसका वैल्यू अपन लोगों के पास कितना था, इसका वैल्यू था 1.2 अप्रॉक्स इंटू 10⁻⁻15 मीटर के आसपास था। ठीक, और ए क्या था अपन लोगों के पास, ए अपन लोगों के पास है मास नंबर। क्या था ए अपन लोगों के पास, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, Z प्लस एन के इक्वल होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है ना, का जो योग होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अपन लोगों ने यहाँ पे डेंसिटी डिफाइन कर दी थी। ठीक है ना, घनत्व कि नाभिक का जो घनत्व होता है, याद करो वो घनत्व, वो जो डेंसिटी अपन लोगों के पास आई थी वो भी एक तरीके से आप लोगों के पास क्या आई थी, कांस्टेंट आई थी कि नहीं आई थी, अरे बात समझे आप लोगों को। और वो जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2.30 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। और अपन लोगों ने बोला था कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो अपन लोगों के पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में। ठीक, उसके बाद अपन लोगों ने एक फॉर्मूला और डिस्कस करा था जिसमें अपन लोगों ने एक तरीके से AMU मतलब AMU को डिफाइन करा था, जिसमें अपन लोगों ने देखा कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1.67। ठीक है ना, अप्रॉक्स लिखता हूं मैं भी ना, डायरेक्ट लिखता हूं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक, और अपन ने अप्रॉक्स इसको क्या लिखा था, 1.660565 इस तरीके से लिखा था अपन लोगों ने। ठीक, उसके बाद अपन थोड़ा सा और अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो अब फिर अपन लोगों ने 1 AMU के इक्विवेलेंट, ठीक है ना, 1 AMU के तुल्य अपन लोगों ने ऊर्जा निकाली थी, और वो ऊर्जा अपन लोगों के पास कितनी थी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि अगर किसी का द्रव्यमान इतना है, कितना, अगर किसी का मास इतना है, कितना 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो उसके साथ जो एनर्जी संलग्न होगी, उसकी जो तुल्य, उसके साथ जो उससे रिलेटेड जो एनर्जी होगी उसका वैल्यू कितना होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। और एनर्जी को अपन लोगों ने किससे कैलकुलेट करा था, एनर्जी को कैलकुलेट करता है E इक्वल टू mc स्क्वायर से। ठीक है ना, और इसको अपन क्या बोलते हैं एक तरीके से, एनर्जी मास रिलेशन। ठीक है ना, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध भी बोलते हैं हम लोग इसको। आई बात समझ में। उसके बाद फिर अपन लोगों ने क्या डिस्कस करा था, याद करो, मास डिफेक्ट आ गया था। क्या गया था, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। और वो मास डिफेक्ट अपन लोगों के पास कितना आया था, ZMP, Z क्या था, एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्लस N Mn, ठीक है ना, माइनस M। तो ये तो था अपन लोगों के पास एक तरीके से जो टोटल न्यूक्लियस के अंदर, जो टोटल नाभिक के अंदर जो कुल न्यूक्लियॉन्स हैं उनका द्रव्यमान था। और ये मास कौन सा मास था, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो अपन लोगों ने द्रव्यमान मापा था वो ये वाला द्रव्यमान था। दोनों में डिफरेंस की वजह से ही तो क्या निकला था, मास डिफेक्ट निकला था, क्या निकला था। Z क्या होता है, Z होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर। MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। N क्या है, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या को आप लोग कैसे लिख सकते हो, A माइनस Z लिखते हो कि नहीं लिखते। ठीक, और फिर उसके बाद आप लोगों के पास Mn क्या है, Mn है मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और आप लोगों के पास M क्या है, M है आप लोगों के पास मास ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का और जो मास है, जो अपन लोगों ने मेजर करा है प्रैक्टिकली, ठीक है ना, वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, वो अपन लोगों के पास मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो इतना मास डिफेक्ट आया था, होना इतना चाहिए था,
हो गया इतना, तो इतना डिफेक्ट आया, तो ये मास कहां पर गया, तो ये द्रव्यमान कहां पर गया, ये जो द्रव्यमान में क्षति हुई है कहां पर गई, तो यात्रा अपन लोगों ने बात करी थी कि ये जो द्रव्यमान होता है ये एक तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है, और न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रखने का काम करता है। और ये फॉर्मूला अपन लोगों के पास कितना था, डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला मेरे पास कितना बन जाएगा, जेड एम पी प्लस एन एम एन, ठीक है ना, एन की जगह में लिखता हूं ए माइनस जेड, ए माइनस जेड एम एन माइनस एम, और यहां पे कितना हो जाएगा आप लोगों के पास सी स्क्वायर। तो ये एक तरीके से क्या है कि अपने पास बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा आ गई बस में, जिसको अपन हम कोशिश करेंगे हमेशा किसमें मेजर करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे। आई बात समझ में। इसके बाद अपन लोगों ने क्या निकाली थी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो उसको डेल्टा ईबीएन से रिप्रेजेंट करा था, और डेल्टा ईबीएन कितना जाएगा, ईबी अपॉन में ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब डेल्टा ईबी की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, जेड एमपी प्लस एम माइनस जेड एम एन माइनस का एम, और यहां पे क्या जाएगा आप लोगों के पास सी स्क्वायर, और अपॉन में कितना जाएगा अपन लोगों के पास ए, तो ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या जाएगी, ये जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगली बात सुन में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और ये अपन लोगों के पास क्या गई, ये गई बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा। ये अपन लोगों के पास क्या गया, ये गया द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट, ठीक। और 1 AMU को किसके इक्वल होता है, 1.66 into 10⁻⁻27 kg, और 1 AMU की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है, ठीक है ना, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आई बात समझ में आप लोगों को, ये अपन लोगों ने अभी तक डिस्कस करा बेटा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, देखो पहले एक बार सारे फॉर्मूले, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ पीबी 208 इज 8.874 एफएम, एफएम मतलब फर्मी, ठीक ना। व्हाट विल बी द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ CA44। तो ऐसी कंडीशन पे अब आपको क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि आपको पीबी दे रखा है, ठीक है ना, 208, जिसकी नाभिकीय त्रिज्या कितनी दे रखी है आप लोगों के पास, 8.874, ठीक है ना, फर्मी दे रखा है। और आप सबको पता होता है कि 1 फर्मी, ठीक है ना, 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻50 मीटर के इक्विवेलेंट होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो अपन लोगों को CA44 की नाभिकीय त्रिज्या ज्ञात करनी है। आई बात में, तो ऐसी कंडीशन पे अब त्रिज्या वाली बात आ रही है, और अपन लोगों को ए भी पता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ए को ही तो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो अपन इसको बोल देते हैं A1, और इसको बोल देते हैं अपन क्या, A2, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास PB 208, इसको बोल देते हैं A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा, ठीक। और यहां से अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R0 A1 की पावर कितना जाएगा, 1/3। और इसी तरीके से मैं इसकी बात कर रहा हूं CA44, तो यहां पर A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक। और मुझे R2 तो क्या करना है, ज्ञात ही करना है, R2 ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मेरे पास R2 ज्ञात करना है, तो R2 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, R2 इक्वल टू हो जाएगा R0 A2 की पावर 1/3। तो ऐसी कंडीशन पे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक, या तो अपन क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक। तो अपन लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, R2 अपॉन में R1 इक्वल टू R0 A2 की पावर 1/3 अपॉन में R0 A1 की पावर 1/3। ये R0 से R0 कैंसिल हो गया। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास R2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, R2 की वैल्यू जाएगी A2 अपॉन में A1 की पावर 1/3 इंटू R1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है ना। तो अगर इसको अपन देखते हैं तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 आप लोगों के पास कितना है, A2 आप लोगों के पास है 44, और A1 आप लोगों के पास कितना है 208, तो 208 की पावर 1/3, और R1 आप लोगों के पास कितना है, R1 है आप लोगों के पास 8.874, ठीक है ना। और साथ में क्या लग जाएगा, फर्मी। अब आप इसको सॉल्व करो,
ठीक है ना। सॉल्व करने पे आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो R2 की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 5.286 फर्मी के आसपास आनी चाहिए। ठीक है ना। अभी सिंपल मैथमेटिक्स से बेटा सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। जैसे इसको पहले 4 से डिवाइड कर देना, फिर जो भी पावर आएगी 1/3 इसको सॉल्व करना, ठीक। तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी नीचे 5.286 फर्मी आएगी। आई बात समझे। देखो इसको जल्दी से एक बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट इज इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ अ 10 मिलीग्राम मास, मतलब 10 मिलीग्राम द्रव्यमान के साथ के तुल्य, मतलब 10 मिलीग्राम द्रव्यमान के साथ कितनी एनर्जी संलग्न होगी, ठीक है ना। वो अपन लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखना आप लोग, तो आप लोगों के पास m दे रखा है, m कितना दे रखा है 10 मिलीग्राम दे रखा है। तो पहले तो इसको अपन किस में कन्वर्ट करें, एम के सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे नहीं करें, एम के पद्धति में बदलेगी नहीं बदले, तो 10 और 1 मिली इक्वल टू होता है 10⁻⁻3। तो ये हो गया आप लोगों के पास यहाँ पे 10⁻⁻3, 10 की घात -3, और यहाँ पे क्या है ग्राम। अब इसको केजी में बदलने के लिए क्या करूंगा, 10 की घात -3 केजी करूंगा कि नहीं करूंगा, कैसे करा पता है ना। तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ऐसी कंडीशन पे एक इसको नीचे लेके आ जाओ, तो 1/1000 केजी इक्वल टू 1 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया। तो 1 ग्राम इक्वल टू आप लोगों के पास 10 की घात 3 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 10 की घात -3 केजी। तो यहाँ पर आप अगर मैं मान लो तो यहाँ पर एक तो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 1 ग्राम मान लिया, और 1 ग्राम किसके इक्वल होगा 10 की घात -3 केजी, ठीक है ना। 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ केजी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पर m इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आ गया -3 -6, और यहाँ पे +1, तो कितना बचा आप लोगों के पास -5 केजी। आगे बस में अब इक्विवेलेंट एनर्जी निकालनी, तुल्य ऊर्जा निकालनी, तो E इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा mc²। अब m की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻⁵, और c की वैल्यू कितनी होती है, c इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो हो जाएगा 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁵, और यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁻16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, स्क्वायर ना खोल दिया। तो आप -5 है और यहाँ पे 16 है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 9 × 10⁻11। 9 × 10⁻, कितना जाएगा 11, और यहाँ पे क्या जाएगा आप लोगों के पास जूल। तो ये एनर्जी किसमें आएगी आप लोगों के पास जूल में। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो वो आप लोग खुद करके बताएंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। तो E इक्वल टू कितना जाएगा 9 × 10⁻11 ना। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना तो 1.6 × 10⁻−19 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास जो यहाँ पर एनर्जी आएगी, ठीक है ना, -19 ऊपर जाके +19 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ये कितना जाएगा 1.6 × 10⁻, कितना हो जाएगा 19 है ना, तो 20 30, तो ये 30 हो जाएगा यहाँ पे। आगे बात समझे आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास E इक्वल टू, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा, इधर से और 0 ले लेते हैं थोड़े बहुत, तो हो जाएगा 9 × यहाँ पे ले लेते हैं अपन 10,000 है, मतलब 3 0 और ले लेते हैं आगे से उधार, तो ये हो जाएगा नीचे 16, और यहाँ पे कितना जाएगा 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ कि नहीं आप लोगों के पास। अब ये से कितने टाइम जाएगा, ये से टाइम गया 5000 टाइम, ये गया 8 टाइम, ये गया 4 टाइम, ये गया इतने टाइम, ठीक है ना, ये गया 2 टाइम, और ये गया 1 2 5 0 टाइम, और ये से कितने टाइम चला जाएगा 650 टाइम चला जाएगा। सही है ना, 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। आगे बात समझे आप लोगों को। तो अपन लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक तरीके से 9 × 625, ठीक है ना, इंटू देखो 10 इसको 21 लिख देता हूं, 10⁻21 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 10 की घात 6 किसके इक्वल होता है, मेगा के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो ये मेरे पास एक तरीके से कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर जाएगा 45 का 4, ठीक है ना, 18 22 का 2 54
और ये कितना जाएगा 56 इंटू 10⁻21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो मैं इसको इस तरीके से तो लिख सकता हूं, देखना अब आप लोग 5.625 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 5.625 इंटू 10⁻, कितना जाएगा मेरे पास यहाँ पे 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप खुद देख लो, यहां से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा, क्यों जाएगा 3 जीरो से कैंसिल होकर वहां पे वापस कितना जाएगा 21, और ये मेरे पास एक तरीके से क्या निकल के आ गई, एनर्जी निकल के आ गई। इसमें निकल के आई ये एनर्जी निकल के आई मेरे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आई नहीं आई बात समझ में? देखो एक बार इसको, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में अपन लोगों को न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है ना, नाभिकीय घनत्व ज्ञात करना है, किसका, यूरेनियम 238 का। आगे बात सुनना, और अपन लोगों को R0 दिया हुआ है, R0 का वैल्यू गिवन है 1.5 फर्मी, 1.5 फर्मी मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दे रखा है, और मास ऑफ वन न्यूक्लियन मतलब अपन सबका जो मास है वो अप्रॉक्स इक्वल मान के चलो, वो दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। इट मींस कहने का मतलब है कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू m कंसीडर कर ले, और उस m की वैल्यू कितनी है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ये अपन को गिवन है। तो अपन लोगों को पता करना है डेंसिटी किसका कैलकुलेट करना है, यूरेनियम का। तो डेंसिटी इक्वल टू आप लोगों के पास क्या होता है, मास अपॉन में क्या होता है आप लोगों के पास वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, आगे बात में। अब मास क्या, उस जो भी न्यूक्लियस है, जो भी नाभिक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास लेना है अपन को। ठीक, अब एक न्यूक्लियन, अब उन्होंने बोल दिया कि आप तो चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, दोनों का मास कितना है, एक न्यूक्लियन का मास। अब वो न्यूक्लियन प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूक्लियन न्यूट्रॉन भी हो सकता है, और उसका मास कितना है m, ठीक है ना। तो एक का मास तो कितना हो गया m। अब यूरेनियम का नाभिक है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने होंगे, न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होगी, एक, क्योंकि a इक्वल टू कितना होता है z प्लस n होता है कि नहीं होता है। तो टोटल न्यूक्लियनों की संख्या कितनी जाएगी z प्लस n, और z प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, z प्लस n की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 238। तो ऐसी कंडीशन पे जो मास होगा, वो मास आप टोटल मास, कुल द्रव्यमान कितना होगा नाभिक का, हो जाएगा m इंटू a के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि एक न्यूक्लियन का मास m है, टोटल कितने न्यूक्लियंस हैं आप लोगों के पास, a न्यूक्लियंस हैं, तो उस नाभिक का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो m इंटू a, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 4/3 r³ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप इसको लिखेंगे ma अपॉन, और ये हो जाएगा 4/3 पाई, और r की जगह क्या लिख सकता हूं, r0 a की पावर 1/3, और ये क्यों, तो ऐसी कंडीशन पे कितना हो जाएगा ma अपॉन में 4/3 पाई, r0 का क्या हो जाएगा आप लोगों के पास क्यू, और a हो जाएगा यहाँ पे 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा m अपॉन में, ठीक है ना, 4 पाई, और देखो 3 लौट के किधर चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास r0 क्यूब। अब आप देखो आपको m का वैल्यू भी गिवन है, ये रहा m का वैल्यू, ठीक है ना, r0 का वैल्यू भी आप लोगों को गिवन है, ये रहा r0 का वैल्यू। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है, और पुट करने पर आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का आंसर आना चाहिए आप लोगों के पास 1.18 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, kg प्रति मीटर क्यूब के इक्वल इसका इक्विवेलेंट इसका क्या आना चाहिए आप लोगों के पास आंसर आना चाहिए। सॉल्व करके देखना बेटा एक बार, आ गई बात समझ में, देखो इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द मास ऑफ लिथियम, ठीक है ना, Li7 इज 0.042 AMU less than the sum of masses of its nucleons. Then find out binding energy per nucleon. वो कहना ये चाहता है कि आप लोगों के पास एक लिथियम का नाभिक है, ठीक है ना, और इसके द्रव्यमान में कितना, इसका द्रव्यमान कम है, कितना कम है 0.042 AMU कम है, ठीक है ना,
सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स न्यूक्लियंस, मतलब जो इसके अंदर न्यूक्लियंस है, कितने न्यूक्लियंस है? 7 है, टोटल 7 है आगे बस में। तो टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अगर मैं सबका मास द्रव्यमान m मानूं तो टोटल कितना जाएगा? 7 इंटू एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो कुल मास है, कुल द्रव्यमान है इसका, तो उस द्रव्यमान से कितना कम है? इतना कम है। तो आपको पता करना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी आप लोगों के पास। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप लोगों को किसकी वैल्यू दे रखी है? डेल्टा एम की वैल्यू दे रखी है कि इतना कम है, लेस देन, मतलब इतना कम है, कितना कम है? जीरो, मतलब जो मास होना चाहिए था उस मास से कितना कम है? 0.042 AMU मास कम है। तो फैक्ट है, ये जितनी कमी आई होगी, ये कमी किसके टर्म्स में आई होगी? मतलब ये किसमें कन्वर्ट हुई होगी? बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा में बदली होगी कि नहीं बदली होगी? तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास यहाँ पे जो बंधन ऊर्जा आएगी वो एक तरीके से क्या होती है? डेल्टा mc² की टर्म में होती है कि नहीं होती है? तो अपन इतना कुछ नहीं करते, अपन डायरेक्ट करते हैं इसको। आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, 0.042, और आप सबको पता होता है कि 1 AMU के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है, तुल्य जो ऊर्जा होती है, वो कितनी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहाँ पे AMU की जगह यहाँ पे देखना आप लोग, मैं इसको लिख सकता हूँ 0.042 और इसको 1 AMU लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और 1 AMU की जगह कितना वैल्यू पुट कर सकता हूँ? 931। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो है मेरे पास क्या? ये मेरे पास है बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन मुझे क्या चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आपको पता होता है कि डेल्टा EBN इक्वल टू होता है डेल्टा EB अपॉन में A। तो ऐसी कंडीशन पे डेल्टा EB की वैल्यू कितनी है? 0.042 इंटू 931 अपॉन में कितना जाएगा? साथ में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चल ही रहा है आपने, ठीक। और साथ में कितना जाएगा? A कितना है यहाँ पे? A देखो आप लोग, A इक्वल टू आप लोगों के पास है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक। यहाँ से अब क्या हो जाएगा? यहाँ से हटा के इधर 3 जीरो आ जाएंगे आप लोगों के पास। ये से कितने टाइम चला जाएगा? 6 टाइम चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ठीक। तो अब आप लोगों के पास ये कितना जाएगा? ये हो जाएगा 6 8, ठीक है ना? 6 टाइम चला जाएगा ना, तो क्या 6 8 और ये हो जाएगा 55 अपॉन में 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी 3 जीरो हटाओगे नीचे तो ये कितना जाएगा? 5.586 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप लोगों के पास एक तरीके से डेल्टा EBN की क्या निकल के गई? वैल्यू निकल के गई। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन लोग प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है आपके पास। आगे बस में दूसरा तरीका का मैं हिंट देता हूं और उससे कैलकुलेट करके देखना क्या इतना ही आंसर आ रहा है कि आप लोगों के पास। तो देखना बहुत ध्यान से आप लोग इसको, ठीक है ना? ये तो एक मतलब एक अपने पास शॉर्ट तरीका हो गया, एक ट्रिक हो गई कि अपन इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? कि डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये इजी भी है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को। अब जो दूसरा उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो देखना किस तरीके से। A इक्वल टू आप लोगों को कितना दे रखा है? 7। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अपन लोगों को कैलकुलेट क्या करना है? अपन लोगों को कैलकुलेट ज्ञात करना है EBN, और EBN कितना होता है? EB अपॉन में कितना जाएगा? EB अपॉन में कितना जाएगा? C² जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों की सॉरी A आ जाएगा यहाँ पे, तो EBN इक्वल टू जाएगा डेल्टा mc² अपॉन में कितना हो जाएगा? A। तो आप बहुत ध्यान से देखना। अब आपको पता होता है कि 1 AMU इक्वल टू कितना होता है? अप्रॉक्स लिख देता हूं 1.66 into 10⁻⁻27 kg। तो आप इसको लिखो तो जाएगा 0.042 into 1.66 into 10⁻⁻27 kg। तो kg में मास निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? अब आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अपन रख सकते हैं वैल्यू इजीली। तो डेल्टा EBN इक्वल टू डेल्टा M 0.042 into 1.66 into 10⁻⁻27 into 3 into 10⁸8 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? 7। आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली कितनी आई थी यहाँ पर अपने पास? यहाँ पर वैल्यू आई थी ये 5.586 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास वैल्यू आई नीचे आपके पास। करके देखना एक बार इसको, ठीक है ना? इसको कन्वर्ट करना। अभी ये जो वैल्यू आएगी ना, ये किस में आएगी? ये जूल में आएगी आपके पास। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 into 10⁻⁻19 जूल से, मतलब 19 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तब जाके ये किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखना,
ठीक है ना, तो इसलिए सोच समझ के अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली 5.586 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में आपको आंसर लेकर आना है। आई बात समझ में, करके देखना एक बार इसको बेटा।